हमारे 12th फिजिक्स इससे जस्ट पहले वाली वीडियो ऑप्टिक्स 13 में डायग्राम बन चुका था। हेडिंग में याद दिला देता हूँ, मैच कर लें। रिफ्रैक्शन थ्रू पार्ट ए डाला हुआ है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स इंटरफेस when object is placed in rarer medium and image formed is real. ओके, सारी बातें अपडेट करते रहें। इस पॉइंट ए मान लें और साथ साथ पे प्लान डाउन एन। मैंने बताया था एपर्चर बहुत छोटे होते हैं, ये गोलाई बहुत नाम मात्र की होती है, अर्थात एन पी से ज्यादा नहीं जा पाएगा। ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट सही है, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को देखते हुए ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको लेने से छोड़ने से। ओके, साथ साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑल्सो शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड एंगल्स विद नॉर्मल्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and radius of curvature r। सेंटर जाएंगे तो नॉर्मल हो गया, ये लिखा हुआ नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस i, और बैंड होने के बाद नॉर्मल से बनाएगी r। i और r जो, और अंतिम भाग रह गया OIC। याद रखना, हालांकि की जरूरत नहीं है, पर इस तरह से चलोगे जल्दी निपटाएगा काम। OIC अल्फा बीटा गामा, OIC अल्फा बीटा गामा, एक सीक्वेंस है, जल्दी निपटाएगा काम। OIC अल्फा बीटा गामा, OIC अल्फा बीटा का। ये सारी बातें आपको पैराग्राफ में कैसे कैसे लिखनी है मैं सुन लीजिए। सबसे पहले डायग्राम बन जाएगा सबसे पहले, उसके बाद जो आपका मन कर रहा वो लिख देना, ठीक है। बल्कि मैं लिखा देता हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिख देते हो नहीं तो। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस in required condition and given condition is as so। और ये लिखिए आराम से। जो आप चाह रहे हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस इंटरफेस से रिफ्रैक्शन हो, ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हो और इमेज रियल बन रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ये है as so, सबसे बेहतर तरीका। ओके, 2 या 3 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल साइन लॉ लगाना है, यानी स्नेल लॉ लगाना है बस। और आई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में इसका यानी कि 2 का, इसको आप म्यू मानिए। म्यू डेंसर मीडियम का नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे रेयर हो चाहे डेंसर। ये बातें जब तक लगे रहना इन कॉन्सेप्ट से, जब तक सारी बातें बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, नहीं तो मेरा सिर खाते रहना। इज एज सो, इट्स ओके। उसके बाद साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू लगाना है, हमें आई और आर निकालने का काम करें। देखिए इन ट्राइंगल AOC की बात करेंगे। इन ट्राइंगल AOC में देखिए एक्सटीरियर एंगल कुछ नजर आ रहा है क्या? ये CA को आगे बढ़ा दोगे तो एक्सटीरियर एंगल I होगा। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल के संग इक्वल होता है।
अल्फा प्लस गामा, इस आई निकाल दो, आई निकलेगा। ऑब्जेक्ट या इमेज ले लो, ए आई सी, ए आई सी। इस टाइम देखो एक्सटीरियर नजर आ रहा है क्या? ये आ रहा है। गामा इज सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल्स, इसे से आर निकाल दो, गामा माइनस बीटा। आई निकल गया, आर निकल गया, लगा दो स्नेल लो और हो जाओ। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, देखना पड़ेगा आपकी मूवी में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब तो बिल्कुल आ रहा, और एक लाइन और आ जाएगी। बाय स्नेल्स लॉ जो कि होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आई, इसमें आर उसमें सेकंड मैडम ये हुआ, यानी म्यू, म्यू बट एपर्चर बहुत छोटा है, बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा पार्ट है, ए पी से ज्यादा दूर नहीं है। इमेजिन करें ए मूवेबल है मान लो थोड़ी देर के लिए, ये टिंग पे सारी लाइन सब पैरेलल होने चाहिए। मान लो ए पी पे आ गया तो सारी 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 लाइन बिल्कुल मेन एक्सिस जाएंगी। अगर ये ए पी से थोड़ा बहुत ही ऊपर है तो सारे अल्फा बीटा गामा आई आर ये सब फ्लैट होने को तैयार है, जीरो होने को तैयार है, जीरो के ही आसपास है। जरा से सोचिए, ए अगर पी के मूव कर देगा तो सारे अल्फा बीटा गामा आई आर सब फ्लैट हो जाएंगे, एक लाइन में काउंट हो जाएंगे सारे। अल्फा बीटा गामा आई आर ऑल बिकम्स जीरो। अगर ए पी के ही आसपास है तो सारे एंगल जीरो के आसपास हैं। ओके, बट सिंस aperture is small, therefore sin I approximate equal to I, या ऐसा लिख दो, एपर्चर स्मॉल है इसलिए आई आर अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल। इसलिए sin I approximately equal to I and sin R approximately equal to R. Therefore, sin I upon sin R is equal to them I upon R is equal to mu. I is equal to mu R. और I R की वैल्यू निकाल चुका पहले। अब इधर का पोर्शन कितना नजर आ रहा है? पूरा है, सही, अच्छी बात है। तो यहां देखिए बाकी काम, आई इक्वल टू म्यू आर, देयरफॉर आई की वैल्यू रखें जी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू और आर की वैल्यू रखें जी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। ओके, अल्फा प्लस म्यू बीटा और इज इक्वल टू म्यू गामा माइनस गामा। अल्फा प्लस म्यू बीटा इज इक्वल टू गामा कॉमन म्यू माइनस वन। एक ही स्टेप है, जब मैं अगला दूसरा तीसरा चौथा आर्टिकल कराऊंगा तो ये बातें हैवी चल जाएंगी, बिल्कुल धड़ाक से होने शुरू हो जाएंगे सारे आर्टिकल। नाउ अब अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसान है। जब अल्फा बीटा गामा की जीरो के आसपास हैं तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा होगा, 10 बीटा 10 गामा। 10 अल्फा देखिए, ये बना ट्रायंगल ओ ए एन, इसको एच मान लो तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा? पर पॉइंट अपॉन
this an upon on, an upon on approximately equal to an तो h है और on OP के इक्वल हो गया अप्रोक्सीमेटली। क्या मेरे पास बहुत छोटा है, दिख रहा है पूरा? और OP माइनस यू साइन कंडीशन को बता रखे हैं, ठीक है। और सॉरी tan अल्फा लिखा है तो चलो इसे नीचे कर लो, नाउ tan अल्फा, ठीक है। tan बीटा मतलब क्या हो रहा है, नाउ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा इज दिस, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा का ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर होगा सब में, tan बीटा इज an अपॉन ni, an अपॉन ni अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ni या pi, h अपॉन pi प्लस का भी, ठीक है। एंड गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा और tan गामा n अपॉन nc, n अपॉन nc अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h अपॉन nc यानी कि pc, और pc यानी कि r प्लस का ये आपका बेटा गाँव में निकलेगा। चौदह इक्वेशन 1 कहता, पुट दीज वैल्यूज इन 1 फ्रॉम 1, आराम से वैल्यू रखो, बस फाइनल बस अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू प्लस म्यू, बीटा की वैल्यू h अपॉन v और इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू गामा की वैल्यू h अपॉन r। यहां से h कॉमन ले लीजिए तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन v इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन h अपॉन r, h कैंसिल, इसे प्लस वाले पहले लीजिए, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। अब ये बॉक्स वाला पोर्शन मूवी में दिखना बहुत जरूरी है, और ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, बच्चों। कोई बात नहीं, क्या करूँ, ऐसा में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये करना मैं तो आपको दिखाने लिख रहा हूँ बस करके। तो एच कॉमन आ गया तो कट गया था, क्या बचा था, म्यू अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन यू, और यहां से एच कट गया था, म्यू माइनस 1 अपॉन आर। प्यारे बच्चों, अगर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से हो रहा हो, बस स्फेरिकल से हो रहा हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे टेंशन में रखा हो, चाहे रियल इमेज बन रही हो, चाहे वर्चुअल बन रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल से हो रहा है, मात्र एक फॉर्मूला ये। अब हर स्थितियों में 2, 3, 4 स्थितियों में इसको प्रूफ करेंगे, हर बार फॉर्मूला ही क्या है भाई, तो आपको ये फॉर्मूला हर कीमत में, हर हाल में, हर दशा में याद रहना चाहिए। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, और जिसमें भयंकर सावधानी, महाभयंकर सावधानी ये रखनी है, ये जो म्यू है ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि डेंसर कौन सा रेयर कौन सा, ना, ये दो दूसरे मीडियम का है पहले के रिस्पेक्ट। ओके,
अब आप अगली वीडियो के लिए क्या करेंगे, सब कुछ यही रहेगा, पर इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स इतना कम हो जाए, इससे तो ज्यादा रहेगा, इतना कम हो जाएगा कि बैंड तो करेगा पर रियल इमेज बनाने का पर्पस नहीं कर पाएगा, थोड़े बैंड करेगा, इमेज वर्चुअली बनेगी। यानी कि रिफ्रैक्शन अब भी कॉन्वेक्स सरफेस के द्वारा है, ऑब्जेक्ट अब भी रेयर में ही रखा हुआ है, परंतु इमेज रियल ना बन के वर्चुअल बन रही है। तो आप इसी वीडियो में पार्ट बी हेडिंग डाल दें और पार्ट ए वाली हेडिंग में रियल की जगह वर्चुअल लिख दें बस। यानी कि पार्ट बी, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स इंटरफेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड इमेज फाउंड इज वर्चुअल। ये हेडिंग डाल दें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।